नागपुर महानगर के माननीय संचालक जी राजेश जी लोहिया जी, इस प्रकल्प के उन्होंने इसका बहुत अध्ययन किया और विचारपूर्वक इसको चलाने का संकल्प लिया है, ऐसे डॉक्टर तुम्बारे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों तथा भाइयों, लगता है कि गत 1-1.5 वर्षों से जिस संकट से हम लोग गुजर रहे थे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का क्या हुआ मालूम नहीं, परंतु यहाँ उपस्थित लोगों के मन से भय निकल गया, इतना तो ध्यान में आता है। और आप इस बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप आए हैं। लोक कल्याण समिति का काम नागपुर में, नागपुर के आसपास, विदर्भ में कुछ स्थानों पर एक शुरू होकर भी एक 30-35 साल का समय बीता है। अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर काम प्रारंभ हुआ। लोक कल्याण समिति जैसी संस्थाओं का जन्म किसी आवश्यकता से होता है और आवश्यकता के साथ जब होता है तो उस आवश्यकता के पूर्ति के साथ कभी समाप्त नहीं होता है, वो चलता रहता है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र में काम करने के लिए कदम डालते हैं तो जब चलना प्रारंभ करते हैं तो कई प्रकार की बातें ध्यान में आती हैं और इसलिए एक एक काम का स्वरूप बढ़ता गया, बदलता गया, नई बातें जुड़ती गई। तो जनक यहाँ पर रक्त पीढ़ी का काम शुरू हुआ, कभी माधव नेत्र पीढ़ी का काम शुरू हुआ, कभी अपने अलग अलग प्रकार की सेवा बस्तियों में वहाँ की आवश्यकता को लेकर कुछ कार्य शुरू हुआ। इसी श्रृंखला में कभी इस प्रकार के एक डायग्नोस्टिक सेंटर की आवश्यकता ध्यान में आई तो उसका भी काम शुरू हुआ। अब जब काम शुरू होता है तो बहुत छोटा होता है और जब आगे जब बढ़ते हैं तो आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और बढ़ना भी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले दो ढंग से सोचते हैं। एक होता है कि जो बहुत सुरक्षित रहकर जितना हो सकता है उतना करेंगे, ऐसा कहने वाले लोग होते हैं। और दूसरा प्रकार है कि जितना हो सकता है उतना नहीं, जितना आवश्यक है, जो जो करना चाहिए वो करेंगे। लोक कल्याण समिति उस दूसरी श्रेणी में है कि जो जो इस समाज के लिए उपयुक्त लगेगा, आवश्यक लगेगा, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो समाज के बल पर ही करेंगे, समाज के सहयोग से करेंगे। और इसलिए जब चलना शुरू होता है तो सहयोग करने वाले भी सामने आ जाते हैं। भी देखा हमने अपने मंच पर आकर जिन्होंने अपनी अंतःकरण की भावनाओं को एक अर्थ के रूप में प्रकट किया है। तो काम इस प्रकार से जब चलता है तो कभी किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। इस विश्वास के साथ ही लोग काम करते हैं और इसलिए इस यात्रा में चलते चलते आज एक आवश्यकता ध्यान में आई तो एक प्रयोगशालाएं अच्छी और विकसित होनी चाहिए। विकास की कोई मर्यादा नहीं होती।
परंतु कोई भी विकास का कार्य सीमित दायरे से ही प्रारंभ होता है। बढ़ते बढ़ते उसका जब आकार मान बढ़ता जाता है तो आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, और उसके अनुरूप आज यहाँ पर एक इस प्रयोगशाला के इस क्षेत्र में एक आगे कदम और डाला है। मैं नहीं मानता कि लोक कल्याण समिति के लोग इससे संतुष्ट हैं। ये तो एक शुरुआत है, और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों ने कभी संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। मन में हमेशा रहना चाहिए कि और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है, तब हम आगे बढ़ते रहते हैं। और इसलिए इस प्रकार की मानसिकता लेकर चलने वाले लोग इस कार्य में हैं, और इसलिए ये बढ़ता ही जाने वाला काम है। और बढ़ता इसलिए जाएगा कि लोक कल्याण समिति की ऊंचाई बढ़े, ये कल्पना में नहीं है। कल्पना में है कि सामान्य जनों की जो छोटी मोटी आवश्यकताएं रहती है, आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, इसलिए बढ़ना है। ये तो वास्तव में इस प्रकार के और कार्य शुरू करना पड़ता है। ये अपने समाज की एक तरह से दुर्बलता का लक्षण है। सेवा कार्य करने पड़ते हैं ना, तो सेवित लोग हैं, इसलिए सेवा कार्य करने पड़ते हैं। आवश्यकता होनी चाहिए कि किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही न पड़े, लोग अपने अपने ढंग से स्वावलंबी रूप से चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी सेवा के काम होते हैं। इसलिए सेवा कार्यों को शुभकामना देना भी कठिन काम है, परंतु कार्य सुलभ हो जो करने का सोचा है, उसमें बाधाएं कम आए, कठिनाई कम हो, और जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सके, इतना सामर्थ्य प्राप्त हो। और वो हम सब जानते हैं कि समाज के बल पर ही चलता है। वास्तव में एक लोकतंत्र में सरकार एक बहुत बड़ा एक शक्ति का केंद्र है, और ये सरकार सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रयत्नरत रहती है। किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की सरकार हो, को ये करना है, विद्यालय चलाना है, चिकित्सालय खोलना है, साधन सुविधाएं समाज को उपलब्ध कराना है, इनका काम का हिस्सा ही है। इसलिए सरकार करती है। लेकिन इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में केवल प्रशासन के, सरकार के बल पर सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ऐसा नहीं मानते। अपेक्षा तो रखने में कोई गलत नहीं है, परंतु हो नहीं पाता है। और कुछ सेवा के क्षेत्र का तो ऐसा है कि वो सरकार का काम ही नहीं है, वास्तव में वो समाज नहीं करना चाहिए। और ऐसे आज विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में कई प्रकार की बातें अपने समाज में होते आई हैं। एक बार कोई विदेश से जो पश्चिम विचारों से प्रभावित और उनके सामने भारत की एक प्रतिमा, एक पिछड़ा हुआ देश, एक गरीबों का देश, एक अज्ञानी लोगों का देश, एक दरिद्र लोगों का देश, और वहां जाकर सेवा के काम करने चाहिए, ऐसा सोचकर भारत का अध्ययन करने के लिए कुछ लोग आए थे। अब योगायोग ऐसा रहा कि संघ के विचारों से प्रेरित अपने भी कुछ काम चलते हैं, तो जब ऐसे बाहर से संपर्क हुआ तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप जरा इनको मार्गदर्शन कीजिए, देखना है इनको भारत। तो 1-1.5-2 महीने की यात्रा उन्होंने भारत में की। उन्होंने यहाँ का समाज जीवन देखा, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं देखी,
धार्मिक संस्थाओं को देखा, और 2 महीने के बाद वो इस निष्कर्ष पर आए कि भारत में जाकर किसी को सेवा सिखाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर तो रक्त में है। इसलिए हम एक गलत धारणा लेकर यहाँ पर आए थे कि हम भारत को कुछ सिखा कर जाएंगे, तो कोई आवश्यक नहीं। यहाँ के एक अपने रक्त, अपने सहज स्वभाव में है। किसी की वेदना को देखकर हम सहज रूप से पीड़ा का अनुभव करते हैं। किसी के अभाव को देखकर मन में अस्वस्थता निर्माण होती है और उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करने वाले 4 हाथ हम सामने आते ही हैं। अगर हम भारत का एक सामाजिक जीवन का इतिहास अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार के कार्य हैं जो समाज ने किए हैं। अब स्थान स्थान पर हम जाते हैं, धर्मशालाएं बनी है, किसने बनाई? सरकार ने तो नहीं बनाई, धर्मशालाएं बनी। बहुत बड़े बड़े अच्छे उद्यान विकसित हुए, वो उद्यानों का निर्माण सरकार ने नहीं किया, समाज ने किया। हाँ, हमारे यहाँ पर एक अच्छा इस प्रकार का दृश्य बनना चाहिए, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा के केंद्र अपने यहाँ पर गांव गांव में स्थान स्थान पर, और विद्या कभी शिक्षा विद्यादान इसको भारत में कभी धन कमाने का साधन नहीं माना। अपने यहाँ पर विद्यादान शब्द है, विद्या देना है, शिक्षण देना है, हमने कोई व्यवसाय नहीं माना। और इसलिए यह एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ परंपरा इस भारत के अंदर रही कि लोग अपने आप करते आए। एक बार ऐसे कुछ लोग बैठे थे, चर्चा में विषय निकला कि भारत में प्रतिदिन बिना पैसा दिए भोजन प्राप्त करते हैं, उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता है। ऐसे कितने लोग प्रतिदिन भोजन करते होंगे? गुरुद्वारा है, मंदिर है, मठ है, आश्रम है, अन्न छत्र है, कई प्रकार का अन्नदान होता रहता है। तो लगभग ध्यान में आया कि 1 से 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन इस देश के अंदर बिना पैसा दिए, बिना किसी उसका कुछ मुआवजा दिए भोजन प्राप्त करते हैं। कहां से आता है? यह बहुत एक स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना, ये यहाँ के परंपरा में है। तो वो गाय आती तो भी गाय को भी रोटी खिलाएंगे, कुत्ता सामने आए तो कुत्ते को भी एक रोटी डालेंगे। तो ये एक सहज रूप से होने वाला व्यवहार, इस व्यवहार की अपनी एक महत्ता है। लेकिन गत कुछ वर्षों में ये अभी बताने की आवश्यकता निर्माण हुई कि इस प्रकार के सेवा की आवश्यकता रहती है। कुछ तो थोड़ा सा अपने देश की भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमणों के कारण, कई प्रकार की परिस्थितियों के कारण हम थोड़ा सा, मैं भूल गए ऐसा नहीं कहूँगा, थोड़ा रास्ता हट गए थे। तो ये बताना पड़ता है कि नहीं, अपने समाज की सेवा भी करना है। अब करते हैं लोग, नहीं करते सब। भारत के अंदर कभी भी सेवा के काम संस्थाओं के माध्यम से नहीं होते। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद ये शुरू हुआ कि आपको कुछ भी करना है तो सरकार की अनुमति चाहिए। ये तो सेवा करने के लिए सरकार की अनुमति क्यों चाहिए? पर आज नियम है, संविधान है, कानून बना है। अभी तक, अभी थोड़ा परिवर्तन आया है, अभी तक ऐसे धर्मादाय संस्था के आयुक्त के यहाँ जाकर अगर अपना संस्था का पंजीकरण कराना है तो उसका जो फॉर्म है, प्रपत्र है, उस पर ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू 1860 एक्ट।
मैंने पूछा 1860 एक्ट क्या है? तो अंग्रेजों ने लाया हुआ है कि यहां पर कुछ भी करना है सरकार की अनुमति चाहिए। वास्तव में सरकार ने या ऐसी विविध प्रकार की व्यवस्थाओं ने लोगों की प्रेरणा जगानी चाहिए, बल देना चाहिए, न कि कानून के दायरे में उनको बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु चला, हमने उसको स्वीकार भी किया, तो ठीक है, गलत है, जो भी है, परंतु आज की आवश्यकता है। तो सामाजिक संस्थाएं खड़ी हुई, व्यक्ति से समूह के पास भाव आया, समूह से इस प्रकार के एक संस्थागत जीवन भी भारत के अंदर विकसित हुआ। और आज हजारों की संख्या में ऐसे संस्थाएं, ऐसे न्यास है जो सब प्रकार की पारदर्शिता के साथ समाज के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, आते जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक स्वभाव अपना रहा। स्वभाव के बाद जब संस्थागत व्यवस्था प्रारंभ हुई तो उसमें भी, उसके कारण भी कुछ कमी तो नहीं आई, बढ़ता रहा। परंतु इन संस्थाओं के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो दो प्रकार की भूमिकाएं स्वाभाविक रूप से रहती है। एक, सेवा के लिए कभी कोई मांग पत्र नहीं मांगा जाना नहीं चाहिए कि आपको किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। ये पद्धति बहुत सही नहीं मानी जाती। परंतु आज वो भी स्थिति आ गई। कभी कभी लगता है कि हमें भी एक समाज में एक आदत लगने लग गई कि हमें आपकी सेवा चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए। ठीक बना है तो जो है उसको भी समझना है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है कि जो अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, अनुभव के आधार पर समाज की आवश्यकताओं को समझकर कार्य करने के लिए प्रारंभ करेगी। और ये लोक कल्याण समिति के नाम में ही जो एक शब्द है कि लोक समस्या संशोधन, तो ये जब इस प्रकार का भाव मन में रहता है कि हमको देखना है कि क्या आवश्यकता है, समझना है, और सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि जो कभी भी बहुत योजना से करने का काम नहीं है। नियोजन पूर्वक शल्य क्रिया हो सकती है, नियोजन पूर्वक उपचार हो सकता है, नियोजन पूर्वक पाठ्यक्रम बन सकता है, नियोजन करते हुए लोगों की, जनसाधारण की सुविधाओं को क्या करना है इसको योजना बनाकर किया जा सकता है। लेकिन सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि जो योजना ईश्वर के द्वारा हमें नेत्र प्राप्त है, आंखों से कुछ दिखाई देता है, एक संवेदनशील अंतःकरण हृदय है, वो आंखों से देखा हुआ चित्र कहीं ना कहीं अंतःकरण पर उभरता है। वो एक संवेदनशील होने के कारण तुरंत कुछ न कुछ एक प्रतिक्रिया देता है, मन भी प्रतिक्रिया देता है, अंतःकरण भी प्रतिक्रिया देता है। वो प्रतिक्रिया इस प्रकार के शरीर के द्वारा बाह्य रूप में प्रकट होती है, उसी का नाम है सेवा। इसलिए मैंने कहा कि नियोजन करके करने का काम नहीं, एक दृष्टि अवश्य चाहिए। समझने की क्षमता चाहिए और करने के लिए मन चाहिए, सामर्थ्य अपने आप बढ़ेगा, इसका विश्वास चाहिए। मैं समझता हूं कि लोक कल्याण समिति इसी विश्वास के साथ इतने वर्षों से इस काम में है कि हम करेंगे, हम निश्चित करेंगे, और इसमें कहीं किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकने वाला काम नहीं है, चलता रहेगा और आवश्यकताओं के अनुसार हम समझकर करते जाएंगे। इस एक श्रेष्ठ भाव को लेकर चलने वाला ये काम
स्वाभाविक रूप से इसका एक दार्शनिक, एक वैचारिक पक्ष भी है। अनेक महापुरुषों ने इसके बारे में कहा है कि मनुष्य को भी अपने कर्तव्यों का स्मरण कराने के लिए कभी कभी ईश्वर भी ऐसी परिस्थितियां निर्माण करता है कि आपको कुछ करने का अवसर मिले। आपके अंदर की जो एक आत्मीयता का भाव है, उस भाव को प्रकट होने के लिए कभी कभी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा है। इस भाव से करिए। हम ईश्वर की औपचारिक साधनों से पूजा करते हैं। जीते जागते मनुष्य की पूजा करना यानी उसकी सेवा करना, यही उसके लिए पूजा है। उसको तिलक नहीं लगाना है, उसकी चरण नहीं पखारना है, उसको कुछ खिलाना नहीं है। तो उसके दुख को, दारिद्र्य को, उसके अभावों को समझकर उसका कष्ट कम करने के लिए प्रयत्न करना, ये भाव है। इसलिए वो पूजा का भाव इस प्रकार का है। आपदा आती है, आपदाओं में काम करना पड़ता है। वो अकस्मात आई हुई बातें हैं तो करना है। बाढ़ आ गई तो बाढ़ योजना से नहीं आती। भूकंप होता है, कोई योजना से नहीं होता है। कोरोना पूछकर नहीं आया भारत में, मैं आऊँ क्या अभी, आपकी स्थिति ठीक है तो आता हूँ, तो नहीं है। तो आपदाएं आती है, उस आपदाओं में तुरंत कुछ करना पड़ता है, करने की आवश्यकता रहती है, और हम करते भी हैं। समाज भी सक्रिय हो जाता है। तो आपदाओं की बात अलग है। लेकिन एक सामने वाले व्यक्ति के दुख को, पीड़ा को समझना, उसकी दुर्बलता को समझना, उस प्रकार की उसके प्रति मन के अंदर ईश्वरीय भाव रखकर ही उसके लिए काम करना। और ये आगे चलकर भगवान रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि ये कौन है, तो ये दरिद्र नारायण शब्द प्रयोग दिया। दरिद्र नारायण कोई भगवान। जब इस प्रकार का भाव मन में रखकर जब लोग समाज में काम करते हैं तो उसमें त्रुटियां रह सकती है, गलत उद्देश्य नहीं हो सकता। त्रुटियां हो सकती है, कमियां रह सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन जानते हुए भी कुछ न करना, सामर्थ्य होते हुए भी केवल मूक साक्ष्य बने रहना, यह स्वीकार नहीं। माँ को कभी बेटे के लिए कुछ काम करने के बारे में कोई पाठ्य पुस्तक से नहीं सिखाता है। परिवार में, एक परिवार में रहने वाले एक दूसरे के लिए जो कुछ करते हैं वो कोई योजना से नहीं करते, सहज व्यवहार है। अर्जी नहीं मंगवानी पड़ती, एप्लीकेशन करो, नहीं, दिखाई देता है तो करना है। ये जैसा परिवार में होता है, जैसी माँ की दृष्टि रहती है। इसलिए सेवा के क्षेत्र के बारे में कहा गया कि इस क्षेत्र में काम करने वालों को मातृ हृदय भी होना चाहिए और माँ की दृष्टि भी होनी चाहिए। हृदय भी उस प्रकार का चाहिए। फिर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, हमने वो किया है, हमने वो किया है। माँ ऐसे कोई बताती नहीं, परिवार भी नहीं बताता। अपने परिवार के लिए हम कुछ करते हैं, हम करते हैं, ये भी भाव समाप्त हो जाता है। परिवार के लिए कुछ करना, ये बताने की बात तो नहीं है। तो हम परिवार में हैं, तो परिवार के लिए बस हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं। यही भाव विकसित होते होते जब समाज तक चला जाता है, इसलिए गीत में जो कहा गया कि समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना।
गीतकार ने बहुत अच्छी गीत लिखा है, उसमें कहा हमारा आराध्य ही समाज है और उसकी आराधना करना मतलब सेवा का काम करना। और इसलिए इस प्रकार की दृष्टि रखकर चलने वाली व्यवस्थाएं समाज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि आज भी अपना समाज का बहुत बड़ा वर्ग सामान्य सुविधाओं से वंचित है। और वो व्यवस्थाएं हम चाहेंगे, हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार सब करेगी। सरकार व्यवस्थाएं दे सकती है, लेकिन अंतःकरण कहाँ से आएगा? हृदय की भावना कैसे जगेगी? व्यवस्थाएं, विद्यालय बनते हैं, सरकारी चिकित्सालय बनते हैं और कई प्रकार की व्यवस्थाएं निर्माण होती है। अगर वहां पर मनुष्य नाम का जो एक तंत्र है वो अगर ठीक रहा तो उसका उपयोग है, वो ठीक नहीं रहा तो व्यवस्थाएं अच्छी होने के बाद भी उसके उपयोगिता में कई प्रकार की कठिनाई है। इसलिए विश्वास खत्म हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन की व्यवस्था पर समाज का एक विश्वास कम होना ये किसी भी लोकतंत्रात्मक देश में अच्छा नहीं माना जाता। इसकी जिम्मेदारी सब प्रकार के सब लोगों की रहती है, काम करने वालों की भी है, नियोजन करने वालों की भी है, उसके लिए सब प्रकार की शक्ति लगाने वालों की भी है, और सामान्य समाज में भी है कि सरकारी चीज है तो हमको भी ठीक ठाक से उपयोग करना है, तब सब तंत्र ठीक चलता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का सेवा का क्षेत्र आज चुनौती भरा हुआ है। आज भी भारत के अंदर 25-30% गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं। आज भी कई प्रकार की सामान्य चिकित्सा से वंचित रहने वाला, दूर दराज में पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला अपना जनजाति बंधु है। 12-12 घंटे 18 घंटे परिश्रम करने के बाद 2 समय का अन्न जुटा पाता है, ऐसा एक परिश्रमी श्रमजीवी वर्ग है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है कि जो अज्ञान से भरा हुआ है कि मुझे, मेरे लिए भी क्यों ना हो, मेरे भले के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान के अभाव के कारण भटक रहा है। इन सब को सामने रखकर, इन सब की आवश्यकताओं को समझकर करते रहने की आवश्यकता रहेगी। लोक कल्याण समिति उस दिशा में एक कदम बहुत डाल रही है और आगे भी कदम डालते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अभी आते आते पूछ रहा था कि ये जो अपना नया सेंटर बनाए उसकी कितनी जगह है, तो उन्हें मुश्किल से 1200-1500 स्क्वायर फीट की होगी। भविष्य में तो इतनी जगह, इससे भी थोड़ी और 2-3 गुना ज़्यादा जगह आने वालों को बैठने के लिए बनानी पड़ेगी। बाकी व्यवस्थाएं तो इससे अधिक। पर जब चलना शुरू किया है तो उस मंजिल तक पहुंचेंगे, जो आवश्यक है उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास है। और वो विश्वास समाज के बल पर है। आज समाज में भी ऐसा एक स्थान ढूंढते हैं कि कहाँ पर विश्वास है, कहाँ पर हम सहयोग करेंगे, हमारा योगदान देंगे, वहाँ उसका सही उपयोग होने वाला है। ढूंढते रहते हैं लोग, भामाशाहों की कमी नहीं, पुण्य की भावना से रखकर सहयोग करने वालों की कमी नहीं, न धन देने वालों की कमी है, न परिश्रम करने वालों की कमी है। कार्यकर्ता भी मिलेंगे, साधन भी मिलते जाएंगे। इस भाव के साथ, इस विश्वास के साथ एक काम चल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि एक तरफ समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता जिनको है, ऐसा एक समाज का वर्ग है, एक तरफ समाज की एक बड़ी संपन्न शक्ति है लोक कल्याण समिति। इन दोनों के बीच एक सेतु के रूप में काम करती है। सेतु मजबूत होगा तो आवागमन चलेगा, और सेतु दुर्बल रहा तो न आवागमन होगा, न कोई सुविधाएं खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि इस सेतु को भी मजबूत करना हम सब लोगों के योगदान पर ही निर्भर करता है, और आप हमेशा करते रहेंगे।
और लोक कल्याण समिति के कार्यकर्ता जो भी आवश्यकता है और छलांग कदम डालने की सामर्थ्य में और बढ़ते जाएंगे इस भावना के साथ। और जो अभी शुरू हुआ है वो काम बहुत प्रभावी रूप से चले, इस प्रकार की शुभकामना देते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।